अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट NTA न्यूज़ TV पर और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद। जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम नए लोगों के साथ, एक्सपर्ट लोगों के साथ, नए टॉपिक के साथ जो हमारी सोसाइटी के मसाइल हैं हम उस पर बात करें, ना कि बात करें बल्कि उसका आउटपुट दें, आपको उसका सलूशन बताएं और हम अपनी सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी लेकर आएँ। तो हमारे प्रोग्राम में हमेशा से ये कोशिश रही है। तो आइए चलते हैं, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। आज की जो हमारी यंग डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ैनब, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इस पे आज हम मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे। इस पे हम बात करेंगे कि लोगों को अक्सर फालिज हो जाता है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और दिमागी ज़हनी तनाव क्या होता है, आज इस पर हम खुलकर बात करेंगे। हमारे नेक्स्ट जो मेहमान हैं नदीम मौलवी, मशहूर व मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेसमैन हैं। तो नदीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ैनब मेमन आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और दैन हमारे साथ आज कवाल ग्रुप है, क्योंकि मुहर्रम हराम शुरू हो रहा है तो उसके तवस्सुत से हमने आज विशाल ग्रुप, और विशाल ग्रुप में हमारे साथ है मोहम्मद ज़ीशान। और हम हमेशा ये कहते हैं कि आप बोलोगे और पूरा पाकिस्तान सुनेगा। तो हम यूथ को मोटिवेट करते हैं, यूथ को हम ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आएँ और अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। तो इसमें आज के जो हमारे गेस्ट हैं, तो आपने देखा होगा विशाल ग्रुप, जो कि यंग हैं, बच्चे हैं भी और इन्होंने आगे बहुत कुछ करना है। तो इनको जो है हमने इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है। इसी तरीके से डॉक्टर ज़ैनब आप देख रहे होंगे कि जब हम यूथ को देखते हैं माशाल्लाह के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो यकीनन हम ये प्राउड फील कर सकते हैं कि हमारी यूथ जो है वो कितनी मेहनत कर रही है और उसमें कितना टैलेंट है। तो उसको सिर्फ हमने क्या है कि सपोर्ट करना है और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि एबिलिटी तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर मौजूद है, यूथ में, वीमेन में, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी यानी कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि वो प्लेटफॉर्म आपके पास मॉर्निंग स्पॉट की सूरत में मौजूद है। आप हमें लाइव कॉल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पसंद की कोई कवाली आज सुनना चाहें तो वो भी आप फरमाइश कर सकते हैं। 021-343-1433 लाइव कॉल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मोहम्मद ज़ीशान की तरफ। ज़ीशान, ये आपको शौक़ कब पैदा हुआ जी, और ये ग्रुप बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? हाँ, मुझे तो बहुत शुरू से शौक़ था, म्यूज़िक लवर हूँ मैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का और गाने का, पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है। तो इस तरह जो है मैंने पहले तो अपने लिए इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज किए, उसके बाद दोस्त हैं मेरे साथ ही बैठते उठते हैं, तो हमने आपस में बैठ के थोड़ा सा कि इस बारे में सोचा कि स्टार्ट लें इसको हम। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट लिया, तो अभी बस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस पर। चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी चैनल की, हमारे प्रोग्राम की सपोर्ट आपके साथ हैं। तो आज कौन सी कवाली सुनाना चाहेंगे हमें? मैं आपको आज एक कवाली, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। क्या बात है। कवाली इसी के अंदर जो है हम पढ़ते पढ़ते एक और कवाली में शिफ्ट हो जाएंगे। देखने को या मोहम्मद यूँ तो क्या देखा नहीं। तो इजाज़त है आप सब? जी बिल्कुल।
गम आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, गम आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, कौन जानता था पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। तेरी रात ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मैं शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की, मैं सजाता था सरकार की महफिले, मुस्तफा गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रफ़तें, मैं गुनाहगार था बेअमल था, मैं गुनाहगार था बेअमल था, मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे। और जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करूं शुक्र कैसे, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्त और मांगू मैं मौला से क्या क्या ये गम है के मेरे खुदाने मुझे, क्या ये गम है के मेरे खुदाने, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे। कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई देखने को या मोहम्मद, देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद, देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, को या मोहम्मद, तो एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा, एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा, तुमसे बढ़कर हुस्न वाला, तुमसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं।
से हम करें तो क्यों करें जन्नत की बातें शौक से, वो करे जिसने दिया रे, वो करे जिसने दिया रे मुस्तफा ज़बरदस्त, क्या बात है, दाद देनी चाहिए। जी ये डॉक्टर ज़ैनब मेमन, आपको डॉक्टर बनने का, इंसानियत की खिदमत करने का ख्याल कैसे आया? क्या आपका अपना एक पैशन था या पेरेंट्स ने आपको कहा कि आपने डॉक्टर बनना है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए, और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह जो भी हम नॉलेज या आइडियाज़ आज एक्सचेंज करेंगे वो हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए बहुत मुअस्सर होंगे। तो शाह मोहम्मद साहब, समझ लें कि ये मेरा अपना ज़ाती बचपन से शौक़ था। वैसे माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं, लेकिन अच्छा। ये एक अपनी जस्तजू थी कि जिसके इसके सिवा कोई और ख्याल नहीं था कि बस यही करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस शौक़ को पूरा किया और अब न्यूरोलॉजी की फील्ड में स्पेशलाइजेशन की और इसी को आगे लेके चलना है इंशाल्लाह। नदीम साहब, आप देख रहे हैं कि हमारे यूथ में कितना टैलेंट है, ये बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी है। अक्सर आप देखें कि हमारे यहाँ जो चैनल है या जो भी कॉरपोरेट सेक्टर है वो कहते हैं कि मशहूर और मारूफ लोगों को आप आगे लेकर आएँ और अपने स्क्रीन पे बैठाएं। मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट ये है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आप उन लोगों को मौका दें जिनको अब तक किसी ने मौका नहीं दिया है। लेकिन अगर सब हम सीनियर लोगों को ही बिठाकर बात करेंगे, मशहूर और मारूफ लोगों को ही बिठाएंगे, तो न्यू जनरेशन जो है उसको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? मैं थोड़ा सा इस पर चाहूँगा आपका। देखिए, हमारा मसला ये है कि सबसे पहले जो डीमोटिवेट करते हैं वो माँ बाप करते हैं। नहीं गाना वाना छोड़ो भाई, डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर को कहेंगे तुम कैसी डॉक्टर हो? वो देखा है अमेरिका में जो डॉक्टर है $1 लाख कमा रहे हैं, क्या सर्जरी करते हैं। कहते हैं भाई हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से बड़े अच्छा काम। नहीं छोड़ो, यहाँ के डॉक्टर कहाँ अच्छे हैं। अब आपने क्या कर दिया, पूरे डॉक्टर सेक्टर को डिमोटिवेट कर दिया। उधर के डॉक्टर्स बहुत अच्छा है, जापान का, जर्मनी का, अमेरिका का। मगर आपने कभी किसी पाकिस्तानी से सुना कि कह के नहीं भाई हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। अमेरिका में भी जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो भी नहीं कहते ओवरसीज पाकिस्तानी। देखिए, हमारे को शुरू से लेकर आखिर तक यही कहा जाता है नहीं डू मोर, नहीं यार अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे सिंगर नहीं, अरे ये एंकर नहीं, वो आप देखें लंदन के, जो बरतानिया के, हमारे जहनों में ये बिठा दिया गया। अच्छा, टैलेंट सब में होता है। अल्लाह ताला ने हर एक को किसी ना किसी मकसद से पैदा किया और किसी ना किसी में कोई खूबी जरूर होती है, जो बस हमारा काम यह है उसको निखारना, उस खूबी को निखारना और उसको बताना। देखिए, जब हम एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं हमारे पास दुनिया भर के मसले मसाइलों का हल है। वो क्या हल है? हल ये होता है कि देखिएगा, हमेशा अगर आपका मसला है ना, तो आप ही उसको हल कर सकते हैं। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक इशारा दूंगा, मगर आपके अंदर जब तक मैं आपके अंदर के इंसान को नहीं जगाऊं। एक मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, एक साइकाट्रिस्ट हो गया, वो क्या करता है, अंदर जो इंसान जो बैठा हुआ है ना, पहले तो उसकी सुनता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी भी तो सुनो। हमारे यहाँ माँ बाप हर बात अपनी बोले जा रहे होते हैं, तुम्हें नहीं पता, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर इसी तरह वो कैरी ऑन होता है, बच्चे भी एक दूसरे को। माशरा क्या हो गया, आज हर आदमी कह रहा है ओहो तुमने बजट नहीं देखा, बजट तो ऐसे ही है, जिसको बजट का पता नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद महंगाई की बात करो, खुद महंगाई कर रहा होगा और कह रहा होगा यार वो बड़ा जालिम आदमी है, देखो डॉक्टर्स को देखो कितना पैसे ले रहे हैं, और वो जिस शोबे में है वो अपनी तरफ देखता ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, किसी को किसी की पीठ नजर नहीं आती है, सब एक दूसरे की पीठ देख के कह रहे हैं वो देखो उसकी पीठ कितनी गंदी है। तो हमें माशरे को बदलना है ना,
तो सबसे पहले अपने आप को बदलें। और ये जो रेसिज्म है ना, जो हम बचपन से बच्चों में नफरतें डाल रहे होते हैं, उसका बेटा फर्स्ट आया तुम सेकंड आई तो वो देखो एक्सपर्ट, ना डालें। हर एक बच्चे में एक खूबी है। बच्चा अगर फेल भी होता है ना, उसको शर्मिंदा ना करें कि तुम तो फेल हो गया, तुम कभी फर्स्ट नहीं आ सकते। उनसे कहें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। देखिए रेस में भागने वाले सब फर्स्ट नहीं आते। मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। रेस में भागने वाले सब फर्स्ट नहीं आते, मगर कमाल के वो बच्चे होते हैं जो रेस में शामिल होते हैं। क्योंकि रेस में शामिल होना भी, मैं कहता हूँ, बड़ी कामयाबी होती है, कमाल है, बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हम इस दुनिया की रेस में आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। और फिर हम बातें कर रहे होते हैं, हर आदमी देखिए दीन की बातें कर रहा होता है, मगर दीन का अमल कोई नहीं कर रहा। वो कहते हैं, कोई कहता है कि मौला अली को तो सब जानते हैं, मगर मौला अली को मानते कितने लोग हैं? नबी पाक को सब जानती है, सारी दुनिया काफिर भी जानती है, मगर नबी पाक को मानने वाले कितने हैं? या उस पर अमल करने वाले। देखिए जब तक आप अगर मानोगे तो चलोगे ना। हमने क्या कर दिया, फिरकों में बांट दिया, हमने अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। आप देखिए ना, आज जो ऑपोजिशन है ना, कल जब वो गवर्नमेंट में आती है तो वही कर रही होती है, और आज जो गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन में आती है वही कर रही होती है। तो यानी कि हम तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। मेरी तनकीद होनी चाहिए। देखिए कभी किसी ऑपोजिशन ने कहा है कि जनाब ये हमारा बजट है और ये गवर्नमेंट का है, आइए इसको कंपेयर करते हैं। फिर इनको चाहिए कि कंपेयर करें कि जी सबसे अच्छी बजट में आवाम के लिए क्या है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो ऑपोजिशन की तरफ से आई है। मगर ऑपोजिशन का काम क्या है? बजट खराब है, भाई तुम अच्छी बजट बना के देते थे, मगर सोल्यूशन नहीं है। हर आदमी यही कह रहा है वो खराब, ये खराब, आप बहुत अच्छे हैं तो आप एक मिसाल बन जाए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें जो है ना अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। और जो पहली हार होती है उसमें जीत छुपी हुई होती है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि द फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेट सक्सेस। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि फेलियर के पीछे कामयाबी है। तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, तूफ़ान आएंगे, लेकिन उस तूफ़ान के आगे आपने हथियार नहीं डालने हैं। जब आप चट्टान की तरह सामने खड़े होंगे तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अभी आपने आगे बहुत कुछ करना है। तो एक छोटी सी आपको एक मोटिवेशन थी ये बात, तो इसको पल्लू से बांध लोगे कि जब भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आएगी। चलते हैं डॉक्टर साहब एक तरफ। डॉक्टर साहब, ये जो दिमागी जहनी तनाव होता है, या हम ये कहते हैं कि नैरो, ये है क्या आम अल्फाजों में? क्योंकि हमारा शो जो है वो शहर से लेकर गांव तक देखा जाता है, देहातों में देखा जाता है। तो हम चाहते हैं कि आम अल्फाजों में लोगों को मैसेज जाना चाहिए, लोग समझ सकें। तो मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ा सा आप बताइए। न्यूरोलॉजी जो है वो समझने तिब की वो शाख है जिसमें हम डील करते हैं उन बीमारियों से जिनका ताल्लुक दिमाग से है, जिनका ताल्लुक हराम मगज से, जो दिमाग के बाद जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसमें हम आसाब और पट्ठों की बीमारियों को भी देखते हैं। तो ये बहुत समझ लें कि बहुत वैरायटी ऑफ बीमारियां हैं जिनसे हम डील कर रहे होते हैं। और अगर मैं और ज़्यादा इसको स्पेसिफिकली बयान करूं, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हम फालिज देखते हैं, हम मिर्गी के बहुत ज़्यादा मरीज़ देखते हैं। और अगर हम अपनी पॉपुलेशन की बात करें कि कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो कॉमनली देखी जाती हैं, इसके अलावा सर दर्द, बिलखुसूसन माइग्रेन बहुत आम शिकायत होती है। माइग्रेन जो है वो, इस पर हम मज़ीद तफसील से भी बात कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा हर किस्म की जो आसाब और पट्ठों की बीमारी है उससे हमारा वास्ता होता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को मिर्गी हो जाती है तो उस वक्त जो पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये कुछ इस पर जिन्नात का असर आ गया, हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ उनको आप डिटेल में बताइए। तो ख़ास तौर पे मिर्गी के बारे में बताएं, फिर मज़ीद सवालात आपसे कर लेंगे। अच्छा, मिर्गी जो है ना, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि है क्या चीज़, ठीक है, जिसको एपिलेप्सी भी कहा जाता है। अब ये टर्म काफ़ी ऐसा है कि जिससे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी है, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी ऐसी भी है जिन तक अवेयरनेस की रसाई बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहूँगा आप बता दें। सो मिर्गी समझने के एक ऐसी दिमाग की बीमारी है जिसमें दिमाग की जो बरकी सरगर्मी है ना वो मुतासर हो जाती है।
जैसे कि हमारा दिमाग भी ना समझने एक इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, ठीक है। अगर उस करंट में बेतरतीबी हो जाए या उसकी ज़्यादती हो जाए तो उसके नतीजे में मरीज़ को मिर्गी हो जाती है और अलामत ये होती है कि दौरा पड़ जाता है, ठीक है। अब दौरा अगर हम उसकी बात करें, फिट्स जिसको हम कहते हैं या सीजर कहते हैं, उसमें होता क्या है, वो भी मुख्तलिफ इकसाम का होता है, ठीक है। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा मुतासर हो रहा है, ठीक है। अमूमन ये होता है फिट्स में कि मरीज़ के हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, बेहोशी, दांतों को दबा लेना, जबान आ जाना, बिल्कुल जबान कट जाती है, दांत भींच लेते हैं, पूरा जिस्म अकड़ जाता है, बेहोशी वाली कैफियत तारी हो जाती है, मुंह से झाग आती है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, पेशाब पखाने पे कंट्रोल नहीं रहता। तो ये बड़ा किस्म का जो झटका होता है, ठीक है। लेकिन कुछ मरीजों में ऐसी भी तरह के फिट्स पड़ सकते हैं कि जिसमें जिस्म का कोई एक मखसूस हिस्सा मुतासर हो। ऐसे में पहचानना मुश्किल हो जाती है और कभी कभार यही वजह बन जाती है कि लोग अस्पतालों का रुख नहीं कर पाते सही टाइम पे। कभी कभार सिर्फ ये होता है कि चंद मिनट के लिए मरीज़ रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी अलामतें जिनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिर्गी ऐसी बीमारी है जो काबिल इलाज है और समझने की बर वक्त तशखीस और इलाज से मिर्गी का मरीज़ एक नियर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं जो हमारी पॉपुलेशन के लिए एक अहम मैसेज है कि मिर्गी का जादू, आसेब या किसी भी रूहानी मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। ये एक दिमाग की बीमारी है और इसको इलाज की ज़रूरत है और जितना जल्दी इसकी तशखीस होगी, जितना जल्दी इसका इलाज शुरू होगा, उतनी ज़्यादा ही पेशेंट जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं, जिसमें मुलाजमत है, आपकी तालीम है या ख़ानदानी ज़िंदगी नियर नॉर्मल तरीके से गुजारी जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था, ख़ासतौर पे जब खुदा ना खास्ता किसी भी पेशेंट को दौरा पड़ता है, जी जी, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अहम चीज़ ये कि आप मरीज़ की सेफ्टी को इंश्योर करें, ठीक है ना। अब मरीज़ तो होश में नहीं है, मरीज़ को एहसास नहीं होता कि क्या हो रहा है उनके साथ, तो मरीज़ को एक सेफ जगह पे लेकर आएँ, ठीक है। या फिर जो आसपास कोई भी ऐसी ख़तरे वाली चीज़ है, क्योंकि झटके की कैफियत ऐसी होती है कि जिस पे मरीज़ का कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसे में चोट लगने का खदशा होता है। तो आसपास कोई भी ख़तरनाक चीज़ है उसको बिल्कुल दूर कर दें, चीज़ें तो हटा दें उसको, बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ासतौर पे कहा जाता है कि चम्मच से दांतों को जी मुँह में कुछ नहीं डालना, ये एक बहुत आम मिसकॉन्सेप्शन है हमारी पॉपुलेशन में। जिस वक़्त मरीज़ झटके की कैफियत में हो या दौरा जो है वो जारी हो, उस सूरत में मरीज़ के मुंह में चमचा, कपड़ा, पानी, दवा कुछ भी नहीं डालना। एक चीज़ और भी बड़ा मतलब हमारे यहाँ लोग करते हैं कि लोग चप्पल सुंघाते हैं उसको, इतनी गंदी चप्पल होती है और उसको वो नाक के पास ले जाते हैं कि जी नाक उसको सुखाए तो उसको ये होश में आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा इस पे भी थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, इसका कोई साइंसी बुनियाद नहीं है इस बात का, और मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि इन सारी चीज़ों से गुरेज करना है। बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है कि झटका 1 से 2 मिनट रवा हो के खुद ही जो है वो उसका रुक जाता है, क्योंकि उसकी एक ड्यूरेशन होती है ना, बिल्कुल 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के बाद वो अपनी असल हालत खुद ही में आ रुक जाता है। जाएगा। और ऐसी सूरत में मरीज को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि इसका फायदा नहीं, अलबत्ता नुकसान जरूर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि अगर झटके का दौरानिया समझने 5 मिनट से ऊपर हो रहा है तो ऐसी सूरत में अस्पताल फौरन लेकर जाना है, और उसके बाद भी ले जाना चाहिए। लेकिन अगर ड्यूरेशन बढ़ रही है बिल्कुल और पेशेंट होश में नहीं आ रहा है तो वो एक इमरजेंसी समझी जाती है। ऐसे में आपको फौरन मरीज को अस्पताल लेके जो है वो स्टेबलाइज करने की ज़रूरत होती है। अगर 5 मिनट से कम है झटके का दौरानिया और पहली बार ज़िंदगी में हुआ है तो भी जाहिर है डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए ताकि तशखीस हो सके। अगर दवाई की ज़रूरत है तो दवाओं का इस्तेमाल किया जा सके और फिर उस लिहाज से फिर फॉलोअप की ज़रूरत होती है। अच्छा, आपसे मजीद बातें करेंगे क्योंकि यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। कि उसके बाद इसके टेस्ट होते हैं और फिर जिसको एक दफ़ा दौरा पड़ता है तो उसको कंटिन्यूसली आई थिंक 3 साल तक मेडिसिन लेना ज़रूरी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बीच में गैप देते हैं और फिर उनको दौरा पड़ता है, फिर वो मज़ीद 3 साल की ड्यूरेशन, तो पूरी ज़िंदगी फिर यही करते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी एक दफ़ा दौरा हो तो उसका एक कोर्स होता है कंप्लीट, 3 साल 4 साल 5 साल, एज़ पर डॉक्टर की एडवाइस आप उसको फॉलो करें, मेडिसिन ना छोड़ें, तो ये बीमारी आपकी ख़त्म हो सकती है। नदीम साहब, मैं
आपकी से एक सवाल ये करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली बजट आया और बजट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो है वो बजट खसारा बहुत ज़्यादा है, और हमने जो कर्ज लिए हुए हैं उसकी मद में जो है वो 8,054 अरब रुपए जाएंगे। तो ये जो कर्ज है, हम हमेशा हुकूमत से ही सुनते हुए हैं कि जी अब ये हमारा आखिरी वक्त है कि हम आइंदा जो है IMF की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हर साल ऐसा होता है कि हम फिर वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ जाते हैं। होता क्या है कि ठीक है कर्ज ले लें, लेकिन फिर उनकी जो कड़ी शराइत होती हैं वो हमने आज तक तो ये देखा कि उससे गुर्बत बढ़ती है, गुर्बत कम नहीं होती है। टैक्सेस बेताशा लगा दिए जाते हैं, और टैक्सेस से होता ये है कि बज़ाहिर हुकूमत कहती है कि हमने टैक्स बढ़ा दिया तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं ख़ुद भी एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा शाह ग्लोबल मोटर गाड़ियों का शोरूम है, तो मैं 96 से इस फील्ड के अंदर हूँ। तो होता ये है कि आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जब आपकी प्रोडक्शन कम होती है तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और उसके बाद बेरोज़गारी में भी इजाफा होता है। तो क्या जो बात हम समझ रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या हुकूमत को ये बात समझ नहीं आती है कि टैक्सेस बढ़ाने के बजाय टर्नओवर को बढ़ाया जाए? उससे होगा ये है कि एक तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हुकूमत को लोगों को रोज़गारी देने में बड़ी मदद मिलती है। इस पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बताइएगा। देखिए, हुकूमत का जो मसला है वो आवाम का भी मसला है कि पैसे नहीं है, अखराजात ज़्यादा है। अब कहाँ पे हमने खर्च करना है, पैसे को ऐसे इस्तेमाल करना है कि पैसा जो है रोलिंग में आए, एक हाथ से दूसरे हाथ तक आए। पैसा हमने बचपन से लेके बुढ़ापे तक पैसा बचाना सीखा है। पैसे को खर्च करना ना हम बच्चों को सिखाते हैं ना बड़े कभी करते हैं। हर चीज़ में हम कहते हैं बुरे वक्त के लिए रखो, और बुरा वक्त नहीं भी होता तब भी हम वो बुरे वक्त जैसे हालात से गुजार रहे जी होते हैं। बिल्कुल। तो यूटिलाइजेशन ऑफ मनी को कहते हैं बजटिंग, कि आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये हमें शुरू से पहले तो सिखाना पड़ेगा जी। सारी आवाम को। इकोनॉमीज उस वक्त बैठ जाती है जब लोग खर्च करना छोड़ देते हैं। आप दुनिया भर के अंदर कहा जाता है कि भाई पैसे की यूटिलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ओवर यूटिलाइज भी ना करें। क्योंकि मैंने किसी एक पेरेंट्स को कहा, मैंने कहा आप बच्चे को खर्च करने दें। कह रहे वो तो बच्चा तो बर्बाद हो जाएगा, बच्चे सारी पैसा खर्च कर देगा, इधर उधर गलत रास्तों में चला जाएगा। मैंने कहा क्यों जाएगा? उसकी वजह यह है कि आप बच्चे को पहली बात है खर्च करने के लिए कह ही नहीं रहे, और उसको बता नहीं रहे, गाइड नहीं कर रहे कि कहाँ खर्च करना है। अय्याशी पे खर्च नहीं करें, फजूल खर्ची ना करें, मगर खर्च जो है वो करना है। आप बिजनेस में खर्च करें, आप अपने रिलेशनशिप पे खर्च करें, आप अपनी ग्रूमिंग पे खर्च करें, आप अपनी हेल्थ पे खर्च करें। देखिए, हमें खर्च करना सिखाना पड़ेगा। हमारा मसला यही है कि बजट का मसला हो रहा है। और दूसरी बात ये कि हम दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। दिमाग जब दिल को चलाता है बर्बाद कर देता है। उसकी वजह क्या है? दिमाग कहता है नो इट्स नॉट लॉजिकल, यू कैन नॉट डू इट, आपका कर्जा इतना सारा है। दिमाग कह रहा है, दिल क्या कहता है? मैं कर सकता हूं, नेवर गिव अप। और याद रखिएगा, ये जो जोश होता है, जज्बा होता है, जब आप नमाज भी पढ़ते हैं ना, दिल से पढ़ते हैं, तो आपका रिश्ता ऊपर वाले तक पहुंच जाता है। और दिमाग से कहते हैं इट्स नॉट लॉजिकल। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 365 टाइम्स कहा है डू नॉट फियर, डरो मत, मैं हूं। यानी एक दफा नहीं, और साल में कितने दिन है? 365 दिन, और 365 बार कहा गया है। 365 बार कुरान शरीफ में जिक्र हुआ है इसका कि डरे मत। अब डराता कौन है? दिमाग। दिमाग डराता है ना कि ये ना करो, ये वाली दवाई मत खाओ, ये इधर मत जाओ, पीर साहब के पास जाओ। से जब आप अपने दिल से पूछेंगे ना, इसमें एक सर एक चीज़ और भी है ना कि मतलब आप पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से भी सिग्नल्स आपको दिमाग वैसे देता है कि अगर आप पॉजिटिव अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे। दिमाग इज अ कैलकुलेटर। दिमाग के पास कोई जज्बात नहीं होता। दिमाग लॉजिकल कहेगा। दिमाग ये कहेगा कि ये इस तरह से बॉल रखी हुई है ना,
बस ऐसी ही रहेगी। मगर जो दिल है ना, दिल कहते कुछ ना कुछ अभी होगा कि ये बॉल मेरे पास आ जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है कि बच्चा उठ के आके मुझे दे दे, हो सकता है कि इनका पैर लगे और ये बॉल जो है सड़क के गिर के इस तरफ आ जाए। तो दिमाग जो है ना, दिमाग आपको हर चीज कैलकुलेट करके देता है। एक कैलकुलेटर होता है ना, एक कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर को चलाता कौन है? इंसान चलाता है। दिमाग को कौन चलाता है? दिल चलाता है। जब आपका दिल कहेगा ना मुझे और काम करना है, तो आप 16 घंटे काम करेंगे, आप थकोगे नहीं। आप 16 घंटे पढ़ाई करोगे, आप थकोगे नहीं। जब दिमाग कह रहा होता है ना दिल को कि पढ़ ले बेटा वरना फेल हो जाएगा, तो आदमी 1 घंटा पढ़ता है। 1.5 घंटे बाद बच्चा कहता है मैं थक गया हूं। जब डॉक्टर कहता है अपना इलाज करो, तो जब दिल नहीं कहता ना, तो दिमाग क्या कहता है? नहीं यार अब क्या मैं बचूंगा, मैं तो कैंसर की लास्ट स्टेज पर पहुंचा हुआ हूं। मेरे ख्याल से दिमाग की आपने बात की, तो हम डॉक्टर साहब की तरफ भी चलते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि एक तो हमने वो बात कर रहे थे कि इसकी ड्यूरेशन क्या होती है मेडिसिन की, और इसका एक टेस्ट होता है, वो पहली फुर्सत में करा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी एक परसेंटेज होती है, कैलकुलेशन करनी होती है कि आपको डोज कितनी देनी है, उस टेस्ट के बाद ही होता है। तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइएगा। झटका, जब एक दफ़ा झटके की बीमारी किसी को सामने आ जाए, तो उस पर टेस्ट हम 2 तरह के करते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली दिमाग को देखना होता है कि दिमाग स्ट्रक्चरली तौर पे ठीक है कि नहीं और फंक्शनली तौर पे ठीक है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर वाइज दिमाग को देखने के लिए हम दिमाग का स्कैन कराते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि दिमाग में खुदा न ख्वास्ता किसी को कोई पुराना निशान हो, समझने कोई फालिज हो, खुदा न ख्वास्ता कोई ट्यूमर हो, तो वो दिमाग को इरिटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की मैं बात कर रही थी वो बेतरतीब हो जाती है। ठीक है, ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में ऐसा होता है कि हमें ऐसी कोई वजह नहीं मिलती है। ऐसी सूरत में फिर हम दिमाग की पट्टी का टेस्ट कराते हैं, जिसको हम EEG जिसकी आप बात करें इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम कहते हैं। उसमें हम दिमाग को फंक्शनली तौर पे देख रहे होते हैं कि ये जो बेतरतीब इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो दिमाग के किस हिस्से से आ रहा है। ऐसे में हमें मदद मिलती है नंबर 1 ये पहचानने में कि ये मिर्गी किस तरह की है, बिल्कुल किस नौयत की है, क्या इसकी सिवेरिटी है, और आया ये दिमाग के पूरे हिस्से को मुतासर करी है या दिमाग के किसी ख़ास हिस्से से आ रही है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस पे इलाज डिपेंड करता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो उस मिर्गी के लिए बेहतर काम करती हैं, जो कि पूरे दिमाग को मुतासर करी होती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो उस तरह की मिर्गी के लिए काम करती हैं जिसमें दिमाग का कोई मखसूस हिस्सा मुतासर हो रहा हो। तो जब हमें इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाती है कि मिर्गी का किस्म क्या है, उसकी नौयत क्या है, उसकी सिवेरिटी क्या है, और फिर पहले झटके के बाद EEG से हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि आया अगर उसमें वाकई वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस हैं तो आगे झटका होने का रिस्क कितना है। ऐसे में दवाई कितनी लेनी है, क्या लेनी है और कब तक लेनी है, उसका फैसला डॉक्टर कर पाते हैं। वैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि क्या ड्यूरेशन होती है नॉर्मली? थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है ये आई थिंक। बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म होता है और इसमें बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर की हिदायत को फॉलो किया जाए, क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर हमारे जो पेशेंट्स हैं वो फॉर सपोज किसी भी वजह से दवाई बीच में छोड़ दी, अब उनको उसकी वजह से झटका हो गया। दवाई ना लेना झटके को ट्रिगर करता है। ठीक है, एक दफ़ा झटका हो गया, दवाई शुरू हो गई, उसके बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे वापस झटका हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि अगर आपने एक दफ़ा दवाई शुरू कर दी तो वापस झटका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन झटका कंट्रोल हो जाता है। दवाई पर भी वापस झटका होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसमें से सबसे कॉमन वजह यह है कि मरीज़ दवाई नहीं ले पाते या छोड़ देते हैं। ठीक है, या कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए, नमकियात ऊपर नीचे हो जाए, तो वो भी झटके को ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे हैं जो भी झटके के ट्रिगर करने की वजह बन सकते हैं, जैसे कि नींद पूरी ना होना, ठीक है, या समझने स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा होना, या अमूमन कुछ ऐसी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें कैफ़ीन होता है, टॉरिन होता है, ये सारी वो कंपाउंड्स हैं जो कि झटकों के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब एक दफ़ा अगर आपने दवाई ले ली झटकों की, तो उसके बाद ये होता है कि डॉक्टर आपको वक्तन फ़ौक्तन देखते हैं कि उस दवाई पे आप मरीज़ किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक दवाई पे मरीज़ के झटके कंट्रोल हो जाते हैं, कभी कभार मुख्तलिफ दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम हर 3 से 6 महीने पे मरीज़ को देखते रहें, उनका हाल जानते रहें, उनसे ये पूछते रहें कि क्या अब भी झटके हो रहे हैं। ऐसे में दवाई का डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है और भी मुख्तलिफ फैक्टर्स अच्छा, होते हैं मेजॉरिटी जिनको हमारे देखते रहना पेशेंट पड़ता करते है। क्या है, एक बड़ी जो कॉमन गलती जिसको हम ये कहते हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाया, फॉलो अप नहीं लेते, दोबारा बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाते बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। है, जाते नहीं है। तो अब हम एक कमर्शियल वक्फे की तरफ चलते हैं। नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और आज हमारा टॉपिक आपने जैसा कि देखा कि हम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, और एक होती है जिस्मानी सेहत होती है और एक होती है दिमागी सेहत। तो आज हम दिमाग की सेहत पर बात कर रहे हैं। तो बड़ा अहम टॉपिक है हमारी सोसाइटी का, और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जो है इस पर अवेयरनेस दें, इसका आउटपुट दें, इसका सोल्यूशन दें, और इससे आपने कैसे बचना है। तो आते हैं एक छोटे से कमर्शियल वक्फे के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। ये हमारा एक स्लोगन है, और यकीनन आप जब हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस टॉपिक पर हम बात करते हैं, यकीनन उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो रहा होता है। तो हम कोशिश करते हैं कोई एक अच्छी चीज़ भी अगर आप पिक कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो पूरी दुनिया में एक फोबिया है, फुटबॉल फोबिया हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और पूरी दुनिया में जोश और खरोश पाया जाता है। तो इसी तवज्जो से हमने सोचा है कि जब तक वर्ल्ड कप हो रहा है उस वक्त तक हमारे शो में ये फुटबॉल आपको नज़र आएगी। थोड़ी सी फुटबॉल पर हम बात करना चाहिए। ट्रायोंडो जो है इस फुटबॉल का नाम है, और इस दफ़ा इस फुटबॉल में जो है वो इलेक्ट्रिक चिप लगाई गई है, जिससे फुटबॉल को जब भी शॉट मारा जा रहा है उसको ट्रैक किया जा रहा है। और इसका जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, ये 3 मुल्कों का जो है वो एक कलर दिया गया है जहां वर्ल्ड कप हो रहा है, लाइक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। तो इन तीनों मुल्कों के कलर्स को मिलाकर जो है इस फुटबॉल का डिज़ाइन किया गया है। और इस फुटबॉल को डिज़ाइन एडिडास ने किया है फीफा के ताउन से। और एक सबसे बड़ी पाकिस्तानियों के लिए जो एजाज़ की बात है वो ये है कि इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान से ही फुटबॉल जो है वो लिया गया है। सियालकोट में ये फुटबॉल बन रही है, और तकरीबन 70% दुनिया में जो फुटबॉल इस्तेमाल होती है वो पाकिस्तान से ही जाती है, सियालकोट से। तो सियालकोट के लिए प्राउड ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए प्राउड ऑफ पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जो है वो सियालकोट से जो है फुटबॉल इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए हमने आज इस फुटबॉल को अपने शो में रखा है, और जब तक वर्ल्ड कप होगा ये फुटबॉल आपको हमारे शो में नज़र आएगी। अब चलते हैं हम अपने विशाल कवाल ग्रुप की तरफ। मोहम्मद ईशान देखते हैं हमें कौन सी कवाली सुना रहे हैं। एक कवाली है शहजादा अली अकबर की, तो इजाज़त है आप सबकी? जी बिल्कुल। शक्ल नबी
हर शान की शान ये कहती है, हर शान की शान अली अकबर। हम शक्ल नबी हम नाम अली, हम शक्ल नबी हम नाम अली, शबीर की जान अली अकबर। हम शक्ल नबी हम नाम अली, रफ्तार हंसी गुफ्तार हंसी, सीरत भी हंसी सूरत भी हंसी, सीरत भी हंसी सूरत भी हंसी, ओ सीरत भी हंसी सूरत भी हंसी। सरताब शबीर ये अहमद है, अकबर सा हंसी कोई भी नहीं, अकबर सा हंसी कोई भी नहीं, अकबर सा हंसी कोई भी नहीं। है हुस्न की सारी दुनिया का, है हुस्न की सारी दुनिया का, तन्हा सुल्तान अली अकबर। हम शक्ल नबी हम नाम अली, हम शक्ल नबी हम नाम अली, शबीर की जान अली अकबर। हम शक्ल नबी हम नाम अली, हम शक्ल नबी हम नाम अली, शबीर की जान अली अकबर। बहुत ही आला, बहुत ही आला। चलते हैं नदीम साहब की तरफ। अच्छा, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं, हमारे मेहमानों से अगर आपने बात करनी है, हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब मौजूद हैं, हमारे साथ नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं। अगर आपने अपनी हेल्थ के बारे में कोई सवाल करना हो तो आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं, और आपने अगर मोटिवेशन लेनी हो या बिज़नेस के मुत्तलिक कोई बात करनी हो या अपने कवाली के मुत्तलिक कोई बात करनी हो, कोई फरमाइश करनी हो, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। दिए गए स्क्रीन पर आप हमें कॉल करें 021-343-1433 हमारा ये नंबर है और आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलते हैं नदीम साहब की तरफ। नदीम साहब, आज अगर हम अपने यूथ को देखें तो हम ज़्यादातर अपना टाइम जो है ना वो वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम की जो इम्पोर्टेंस है, मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ी सी बात करें कि गया हुआ वक्त या गुज़रा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। तो हमारी यूथ जो ख़ास तौर पे हम देखते हैं होटलों पे बैठकर रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम जाग रहे हैं, सोने के वक्त हम जाग रहे हैं और जागने के वक्त हम सो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सर उस पर थोड़ी सी आप गुफ्तगू करें। ये हमारी यूथ नहीं बल्कि हमारी पूरी कौम टाइम को वेस्ट कर रही है। दफ्तर में हम बैठते बेशक 6 घंटे 8 घंटे, मगर काम मुश्किल से 1 घंटा करते हैं। कंपनियां चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, मगर जब हम बातें करते हैं ना जापान की, जब हम बातें करते हैं ना जर्मनी की, तो वहाँ पे एक मजदूर से लेके उसके एमडी तक वो आउटपुट दे रहा होता है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि 6 घंटे आप किसी इदारे में बैठ जाए और आउटपुट आप ना दें तो बेकार है। बेतहाशा शोज़ कर लें, मगर उस शोज़ के अंदर कोई मैसेज नहीं गया तो आपने जो एयर टाइम है ना, इसको यूज़ नहीं किया, किल किया। ये एयर टाइम बड़ा महंगा होता है। ये जो टीवी पे आप लोग देख रहे होते हैं सब, इसके लिए पेमेंट दी जा रही होती है सैटेलाइट्स को, तो ये बहुत महंगा होता है। तो इसको यूटिलाइज करना है ना सर। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एयर टाइम होता है उसकी एक कीमत होती है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो नाजरीन हैं वो कुछ सीखें। बड़ी प्यारी बात कही, हर चीज़ की एक कीमत होती है, याद रखिएगा। और हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जिस चीज़ का शौक है ना, उस चीज़ के ऊपर नॉलेज हासिल नहीं करते। अगर ये म्यूजिशियंस है ना, तो इनको नॉलेज हासिल करना है म्यूज़िक के ऊपर। इनको देखना है कि पास्ट में नुसरत फ़तेह अली साहब जब गाना गाते थे और कवाली किस तरह से पेश करते थे, घंटों बैठ के उसको देखे, सुने, समझे, उनकी हिस्ट्री पढ़े। देखिए, हमारे यहाँ क्या, इनको साइंस पढ़ा देंगे तो अब ये कहेंगे मेरा साइंस का कोई टॉपिक ही नहीं है।
इसको मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, फिजिक्स पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। अरे ये बच्चा पैदा हुआ है कि ये अपना नाम करे कवाली के अंदर, तो इसको कवाली के बारे में पढ़ाओ, इसका इंटरेस्ट जो है वहां इसको हारमोनियम पे बताओ, इसको तबले का बताओ, इसको म्यूजिक का बताओ, इसको हाई एंड लो पिच का बताओ, म्यूजिक एकेडमी खोलो, म्यूजिक यूनिवर्सिटी खोलो और खुद भी जाएं। देखिए हमारे यहाँ पे चाहे वो आर्ट्स काउंसिल हो या कोई हो, इंस्टीट्यूशंस ऐसे होने चाहिए जो क्रिएट करें। देखिए अभी डॉक्टर साहबा बैठी हुई हैं, ठीक है ना, बहुत से डॉक्टर्स हैं, आप हर डॉक्टर को एक्सपर्ट नहीं कहते, हर डॉक्टर आप कहते हैं यार वो डॉक्टर के पास जाओ 10,000 फीस लेता है मगर इलाज यूं हो जाता है, वरना डॉक्टर्स वो 10,000 फीस क्यों दे रहे हैं, 3,000 क्यों दे रहे हैं? एक्सपर्टीज, आपने अपने आप को एक्सपर्ट बनाना। याद रखें, मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि आप बहुत आगे निकल सकते हैं, कभी ये ना कहा मैं नहीं कर, और उम्र के किसी भी तकाजे में हो, मैं कहता हूं 70 साल की उम्र में हो, 80 साल की उम्र में हो, अपने टाइम को यूज करें, घर पे ना बैठ जाए। हमारे यहाँ हमें बिठा नहीं, अब्बा आप बुजुर्ग हो गए आप बैठ जाओ, क्यों बैठे? वो एक एकेडमी है, हम मिस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है जी, बस पेंशन दे दो, हुकूमत इतना पेंशन देती है ना, उसी पेंशन को आप क्या करें, उनको काम दे और वही पेंशन की रकम दे दें, मगर आप काम नहीं देंगे उनको, हम खैराती बना देते हैं लोगों को, अपाहिज कर देते हैं लोगों को, वो उनको मार देते हैं, जुल्म कर रहे हैं। आप अपने बुजुर्गों से सीखे, आपको जीने का हक है। जिंदगी जो है ना, मैं अगेन कहता हूं, गुजारो नहीं, जिंदगी जियो, एंजॉय करो जी। आप किसी बुजुर्ग, वो कैसी आपकी शादीशुदा जिंदगी 40 साल गुजरी, बस जी गुजर रही है, बच्चों के खातिर हम गुजार दिया हमने, नहीं, आपने खुद भी अपने आप पे जुल्म किया, अपनी बीवी पे भी जुल्म किया, बीवी ने शौहर पे किया, और बच्चे इस माहौल में घुट घुट के बड़े हो गए। आप भी जियो, बीवी भी जिए, बच्चे भी जिए, जिंदगी में जीना सीखो, जियो और जीने दो जी। देखिए आज हमारे बच्चे अमेरिका की तरफ क्यों जाते हैं? पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज है, मगर हमारे यहाँ यह कि जीने नहीं देते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे टांग को ऐसे नहीं रखो, ऐसे रखो, यानी फजूल चीजों में हमने बच्चों को भी परेशान कर दिया। नहीं तुम तो कभी फुटबॉलर बन ही नहीं सकते। याद रखिएगा मेरी एक अल्फाज, एक दिन आएगा कि हमारी लियारी टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी, याद रखिएगा। इंशाल्लाह। सिर्फ हमारी हुकूमत को चाहिए कि लियारी के बच्चे या कहीं के भी बच्चे जो फुटबॉल का शौक रखते हैं ना, उनको जज्बा दिलाए, बल्कि जोश सर मैं आपकी दिलाए। बात को आगे बढ़ाऊंगा, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो अगर हमें ऑन ईयर लोग देख रहे हैं तो मैं लियारी की फुटबॉल टीम को इनवाइट करना चाहूँगा अपने शो में, हम हमारी टीम से रब्ता करें और आप देखें, आएँ, और मैं चाहूँगा कि आप अपना आउटपुट दें और इंशाल्लाह कोई और सपोर्ट करे ना करे, मॉर्निंग स्पोर्ट आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। जी सर। तो बात यही है, मैं अगेन कहता हूँ, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि दुनिया में कोई इंसान फेलियर नहीं होता जब तक कि वो अपने आप को खुद तस्लीम ना कर दे कि मैं फेलियर हूँ। दुनिया आपके बारे में बोले ना, नहीं यार लियारी की टीम कभी वर्ल्ड कप जा सकती है, जा सकती है, जाएगी और जीतेगी भी जीत इंशाल्लाह। के भी आएगी। देखें बहुत सी ऐसी टीम है। लियारी के बच्चों आप सुन रहे हो हमें, नदीम साहब ने क्या बात कही है कि लियारी के बच्चों में फुटबॉल का जो जुनून है उसको सिर्फ सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हुकूमत को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, बल्कि मैं ये कहूँगा कॉर्पोरेट सेक्टर भी आ गया है, उनको सपोर्ट करे, उनको अप स्किल्स करे, उनकी ट्रेनिंग करे, और फिर देखें कि वो कितना पाकिस्तान के लिए भी नाम कमाएंगे और अपने लिए भी नाम कमाएंगे। जी सर। देखिए हमारे यहाँ पे मसला यही है, मैं अगेन कहूँगा, किसी के बिजनेस नहीं चल रहा है ना, आप वो बिजनेस करो जिसमें आपको शौक हो, और फिर उसके बारे में रिसर्च करो। रिसर्च का मतलब है तहकीकात करो। हमने आज तक तारीख से कुछ सीखा नहीं है, और तारीख ही सिखाती है इंसान को। मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ, रमज़ान ट्रांसमिशन में कर रहा था, उसमें भी मैंने कहा कि कुरान शरीफ में दुनिया के ख़जाने छुपे हुए, सारे मसलों के हल छुपे हुए, मगर क्या है कि हम उसको पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। समझ के पढ़े। देखिए बात ये होती है कि अल्लाह ताला तो कहता है ना कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, यू आर दी बेस्ट। हमारी तारीफ किसने की है? अल्लाह ने खुद ने की है। शैतान से कहा कि ये बेस्ट है मेरा, तो हम अपने आप को बेस्ट क्यों नहीं बनाते? अब बेस्ट हमें शैतान बनाना है
या इंसान बनाना है? इंसान, हम बचपन से एक रेस में, मेरा बच्चा फला मॉन्टेसरी में जाएगा, ये वाला नॉलेज लेगा, हम उसके बच्चे की तरबियत के बारे में नहीं काम करें। जितनी यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता हूँ, भैया आप किस लिए पढ़ रहे हो? सर डिग्री के लिए। क्या आपने नॉलेज के लिए कभी पढ़ा? सर नौकरी के लिए। नौकरी खुद पीछे आएगी आपके, अगर आप एक्सपर्ट होंगे। देखिए, आप किसी भी इदारे में काम कर रहे होगे ना, अगर आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे होगे तो दूसरा इदारा वाला कहेगा यार इस आदमी को डबल तनख्वाह देके अपने पास बुला लो। ऐसा होता है? ऐसा होता है। हमारे यहाँ मसला यही है, हम हर चीज को, अच्छा हमें दूसरे की बुराइयां भी बड़ी अच्छी नजर आ जाती है। उसकी बीवी, ओ हो क्या बीवी है, और तुम देखो है उसका बच्चा, क्या बच्चा है, और तुम देखो। हम डिग्रेड बहुत करते हैं। हम कंपैरिजन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। देखें, एक बतख का बच्चा और एक मछली का बच्चा, दोनों तैरते हैं। अगर आप कहेंगे यार मछली की तरह तैर के दिखाओ बतख को, तो बतख परेशान हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह नदीम साहब ने ख़ास तौर पे एक बात की कि आपकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। हम डिग्री के लिए भाग रहे हैं, हमें हुनर, आज का जो हमारा नौजवान है वो उसको अप स्किल्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब उसके पास हुनर होगा ना, वो डिग्री से कई गुना ज़्यादा जो है वो उसकी अहमियत है। आज के दौर में अगर हम देखें कि जिसके पास हुनर होता है, कहते हैं वो कभी भूख नहीं मरेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी बात आपसे हो रही थी, तो एक टॉपिक है जब किसी को फालिज हो जाता है, और फालिज को रिकवर करने की एक टाइम फ्रेम होता है कि विद इन 3 आवर्स आई थिंक कि आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है ताकि वो रिकवर हो सके। अगर आप उसमें डिले करते हैं तो शायद वो फिर कभी दोबारा उस पोजीशन में ना आ सके जो पहले उसकी पोजीशन होती है। तो उसमें मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अच्छा शाह साहब, फालिज को भी अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो 2 तरह का होता है, ठीक है। नंबर 1 फालिज, जिसकी ट्रीटमेंट की तरफ आप बात करना चाह रहे हैं, उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। फालिज, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये अमूमन अल्फाज हम यूज़ करते हैं। तो जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है ना, उसमें होता है कि दिमाग की तरफ जाने वाली जो शरियानें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, और उसके नतीजे में दिमाग के खुलिये मुतासर होते हैं और मरीज़ को मुख्तलिफ किस्म की अलामात होती हैं। दूसरी तरफ जो दूसरी किस्म का फालिज होता है, उसमें ये होता है, उसकी तरफ भी मैं व्यूअर्स की तवज्जो दिलवाना चाहूँगी। उसमें ये होता है कि अचानक दिमाग की रगें फट जाती हैं, और मोस्ट कॉमन कॉज जो हमने अपनी पॉपुलेशन में देखा है, बिल्कुल ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। उसका जो सबसे कॉमन कॉज है वो है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो कि पहली दफ़ा फालिज के साथ अस्पताल आ रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं होती कि उनको ब्लड प्रेशर चल रहा है कई सालों से, क्योंकि ज़ाहिर है इसका इल्म नहीं होता, तो इसका इलाज नहीं दिया जाता, और वो फिर अनफॉर्चुनेटली इस तरह की मैनिफेस्टेशन के साथ सामने आता है। इस जो ब्रेन में ब्लीडिंग जब हो जाए खुदा न ख्वास्ता, तो फिर तो ये है कि हमारे पास वक्त ही है जो हम दे सकते हैं मरीज़ को, वो अपने टाइम से रिकवर कर सकता है अगर जान बच जाए तो, ठीक है। लेकिन जो दूसरा तरह का फालिज है जिसमें शरियानें ब्लॉक हो जाती हैं, और वो भी इसीलिए होती हैं कि सालों साल जिन मरीज़ों को ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, तो उसकी वजह से जो शरियानें हैं वो बारीक हो जाती हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। वहाँ पे ये है कि वक्त की बहुत अहमियत है। जैसे ही फालिज हो बिल्कुल इंतज़ार ना करें, फ़ौरन मरीज़ को अस्पताल लाएं, क्योंकि चंद घंटे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सिम्टम्स, जैसे ही पता चले, अब वो अलामतें क्या है, किसको हम कहेंगे कि फालिज है, खुदा ना ख्वास्ता एक तरफ कमज़ोर हो जाए, हाथ पाँव ना उठा सक रहे हो, सुन हो जाए हाथ पाँव, एक तरफ का दिमाग इस तरह काम करता है कि अगर ये उल्टा साइड है दिमाग का तो वो सीधी तरफ कमज़ोरी कराएगा, सीधी तरफ सुनपना कराएगा। तो जब बाजू और टांग दोनों मुतासिर हों, ज़्यादातर केसेस में वी आर डीलिंग विद स्ट्रोक, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि बोलचाल मुतासर हो जाए, ज़बान में लड़खड़ाहट आ जाए और चेहरे पे टेढ़ापन देखा जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अचानक आँख की रोशनी चली जाती है, ये भी फालिज की अलामत हो सकती है। और दूसरे सिचुएशंस में अचानक तवाज़ुन का ख़राब होना, सर का दर्द होना, मुसलसल उल्टियाँ होना, ये सब तरह तरह के फालिज की इकसाम है, क्योंकि फालिज भी डिपेंड करता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा मुतासर हो रहा है, उस हिसाब से सामने आता है। तो ये जो इस्कीमिक स्ट्रोक की हम बात करें, वहाँ पे ये है कि समझ लें, एक बहुत कॉमन फ़िक्रा हमारे लिटरेचर में इस्तेमाल होता है, टाइम इज़ ब्रेन, यानी कि टाइम लॉस्ट इज़ ब्रेन लॉस्ट।
वक्त अगर ज़ाया हुआ तो इसका मतलब है दिमाग भी ज़ाया होगा। तो ऐसे में बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना। अगर आपने आसपास किसी में देखा है कि ये अलामतें नुमाया हो रही हैं, फ़ौरन अस्पताल जाएं। उसमें होता ये कि तशख़ीस फ़ौरन हो जाती है, जितना जल्दी इलाज हो सके उतनी बेहतर रिकवरी देखी जाती है 3 महीने की से 6 महीने के जी, पीरियड बिल्कुल ऐसा ही में। है। बहुत सारे मरीज, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि हम जो हमारे पास फ़ौरन पहुंचते हैं, माशाल्लाह वो घर खुद चल के जा रहे होते हैं। तो इस चीज़ की बहुत अहमियत है, क्योंकि अब इस्कीमिक स्ट्रोक के मामले में हमारे पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें फुल रिकवरी हो के जाती है। चांसेस होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर जब भी प्रिस्क्राइब करता है तो मेडिसिन की भरमार होती है, तो हम वहाँ अगर उस पेशेंट की काउंसलिंग कर लें कि जी आपने ये चीज़ें करनी है तो आपकी बीमारी कम हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर की जो कॉजेज़ हैं वो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर आप जंक फूड ले रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी दिल की बीमारियाँ, जिगर की बीमारियाँ, मैदे की बीमारियाँ ये कम हो सकती हैं, कंट्रोल हो सकती हैं। तो उसके लिए लाइफस्टाइल आई थिंक सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसमें मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइएगा कि ब्लड प्रेशर की कॉजेज़ क्या आती है। एक जेनेटिक भी होती है और खाने पीने की। अमूमन तो देखें जेनेटिक होती है, जिसको हम जैसे जेनेटिक भी नहीं, अगर हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है, ये एज के साथ आने वाली एक बीमारी होती है। लेकिन अब हमारी पॉपुलेशन में देखा जा रहा है कि ये यंग जो हमारे, हाँ बिल्कुल, तो जाहिर है उसमें फिर डाइट का बहुत अहम किरदार है। ठीक है, चिकनाई या एडेड जो सॉल्ट वाली जो ग़िज़ा होती है उससे परहेज़ करनी चाहिए। नमक है, शुगर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर आपको जनरली बात करूं इसकी ना, तो ब्रेन हेल्थ जो है उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल नीचे से शुरू करूं तो सबसे अहम स्लीप हाइजीन। ठीक है, नींद अच्छी होना ज़रूरी है, उसके भी तरीक़ेकार होते हैं। उसके बाद मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, हेल्दी डाइट जिसको हम कहते हैं, बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं। नंबर 3 वर्जिश। ठीक है, 3 से 5 दिन 20 से 30 मिनट रोज़ करें। ये सारी वो चीज़ें जिससे तकरीबन 70 to 80% हम स्ट्रोक का रिस्क कम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इनको पहले तो अव्वल ये कि ख़ुद को बचाना है इनसे, और अगर फिर खुदा ना ख्वास्ता हो जाए तो निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि सिर्फ दवा लेके आप अपने तमाम आज़ा को बचा सकते हैं। जो चीज़ यकीन करें, जो चीज़ दिल के लिए अच्छी है वो दिमाग के लिए भी अच्छी है, वही गुर्दों के लिए अच्छी है। तो ये चंद बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करती हैं, और खुदा ना ख्वास्ता बहुत ख़तरनाक किस्म जब पता ना हो तो बहुत इस तरह की मैनिफेस्टेशंस के साथ सामने आते हैं, जिससे फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल। तो परहेज़ जो है ना वो बहुत अहम है। मैं समझती हूँ कि एज ए डॉक्टर हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ ट्रीटमेंट की रसाई नहीं, बल्कि इस लिहाज से जो अवेयरनेस है उसकी रसाई को इंश्योर करें। बिल्कुल, एक एक चीज़ बता के मरीज़ के लिए बहुत आसान की जा सकती है, बजाय इसके कि आप उनको एक लंबा चौड़ा पर्चा हाथ में दे दें। अगर आप उनको एक एक दवाई की अहमियत समझाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी पॉपुलेशन की कंप्लायंस बहुत बेहतर हो जाएगी। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। नदीम साहब, हम बिजनेस करते हैं, पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, जैसा कि आपने कहा हम डिग्री की दौड़ में लगे हुए हैं, तो हम हेल्थ पे जो है वो तवज्जो नहीं देते हैं। जब पहले हम पैसा कमाते हैं और फिर हेल्थ पे हम खर्च करते हैं, तो क्यों ना दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, ताकि हेल्थ पे आपने पहले फोकस करना है और फिर आपने पैसे की दौड़ के पीछे भागना है। तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताइएगा। बहुत प्यारी बात कही। एक साहब, नाम नहीं लूँगा, सारी उम्र पैसे कमाते रहे, बचाते रहे। मैंने कहा यार क्या करोगे करोड़ों रुपए का? कहेंगे यार मैं बचा रहा हूँ, काम आएंगे। आखिर में अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको कैंसर हुआ, सारे पैसे अमेरिका के हॉस्पिटल्स में दे के आए, वेरी सैड, और ज़िंदगी भी नहीं बच सकी। तो बात यह है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी को जिए। ये जितनी बीमारियाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर क्या है, परेशानियाँ, स्ट्रेस, हाँ बचपन से आप देखें ना, बच्चों को भी तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना देते हैं। पढ़ो 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 पढ़ो, इतनी किताबें कि जितनी मेरे ख्याल से बाहर की दुनिया हैरत ज़दा रह जाती है। तो लाइब्रेरी जितनी तो किताबें हैं आपके पास। अच्छा, पढ़ने के बाद काश कि वो पढ़ाई उनके दिमाग में आती। तालीम डिग्री ले रहे हैं
आज जितना पढ़ा लिखा इंसान नुकसान पहुंचा रहा है ना, मैं आपको बताऊं जाहिल इंसान नहीं पहुंचा रहा। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान जो है ना सिर्फ पढ़ रहा है, समझ नहीं रहा, और वो पढ़ के सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और अपना फायदा देख रहा है। आज डॉक्टर ढूंढते हैं तो परेशान होते हैं, कहीं ये डॉक्टर गलत पर्चा तो नहीं लिख रहा है पैसे कमाने के चक्कर में, कहीं हमें एडमिट तो नहीं कर रहा ताकि हॉस्पिटल से उसको कमीशन मिले। क्या ये लेबोरेटरी जो है ये जानबूझ के ये प्राइजेस ऊपर क्यों कर रही है? ये जानबूझ के इनका कोई सेटिंग तो नहीं है डॉक्टर के साथ? हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि माशरे में डॉक्टर बना देते हैं मगर अच्छा इंसान नहीं बनाते। लेबोरेटरी का मालिक बनाते हैं मगर उसके अंदर दिल में वो गरीबों का दर्द नहीं रखते। हुक्मरान बना देते हैं मगर अवाम का दर्द नहीं समझते। हमें स्ट्रेस कौन दे रहा है? कभी हुकूमत दे देती है बजट के दौरान, फलां चीज हो गया, स्ट्रेस आ गया, अब मेरा क्या होगा? यार बजट है, मेरी तो तनख्वाह इतनी है भाई, 7% इंक्रीज सिविल सर्वेंट में हो गई, 10% हो गई, महंगाई जो है आसमानों पे जा रही है, 10% से मेरा क्या होगा? अभी पेट्रोल जो है बोला जी अमेरिका और ईरान का जंग हो रहा है, पेट्रोल को लेके गए, क्या आप समझते हैं कि वापस 250 रुपए पर पेट्रोल आएगा? जंग तो खत्म हो गई है। नहीं, अच्छा देखिए अमेरिका में दुनिया भर में ऑयल क्या हुआ, यहां जंग खत्म हुई और $92 का ऑयल 80 पे आ गया, मतलब घंटों में बिल्कुल। मगर हमारे यहाँ काश घंटों में नहीं महीनों में ही वापस पैसे। हमारे यहाँ महंगाई एक दफा जाती है ना, आप यकीन करें, मैं बच्चा था, बूढ़ा हो गया, अभी तक मैंने आपसे करने वाला महंगाई वापस नहीं जाती। जब एक दफा प्राइसेस बढ़ जाती है, बेशक प्राइसेस पेट्रोल के नीचे भी आ जाएंगे ना, वो महंगाई का रेशो कम नहीं होता है। तो हुकूमत को चाहिए बढ़ाते हुए 10 दफा सोचे। बल्कि हमारा तो रेवेन्यू जो है मैं समझता हूँ कि पेट्रोल से रिकवर हो रहा है, जो एट सोर्स पे लिया जाता है, जैसे कि हमारे सैलरीड पर्सन जो लोग हैं या हमारे जो फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर बोर्ड है, इस पे एट सोर्स टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसी से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आपने वाटर बोर्ड का नाम लेके मेरे ख्याल से तमाम नाजरीन के दुखती दर्द देखते हैं, दुखती एक पॉइंट होता है। बिल्कुल सर, लोग एहतिजाज मेरे पास तो अल्फाज नहीं है पानी का जब जिक्र होता है। उसकी वजह ये कि अमीर गरीब हर कोई देखें, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगी, 8,000 से 14,000 तक टैंकर चला गया, नीचे आई तो कभी किसी ने नहीं बोला कि जी 12,000 का 10,000 का टैंकर होगा। बात हम सारी हुकूमतों को कहते हैं, हम कौन सा कम करते हैं? डॉक्टर की फीस अगर 3,000 हो जाती, कभी डॉक्टर ने वापस आया कि नहीं जी अब मेरी फीस 2,000 हो गई है? नहीं। वकील साहब जो पैसे लेते कभी कहा है कि जी मेरे वकालत के जो फीस है वो कम हो गई है? देखिए हम महंगाई के जिम्मेदार हम सब है। हम सारी बड़ी मुसलमान बनते हैं, बड़ी हदीसों की बात करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि नफ़ा जो है आटे में नमक के बराबर। उस मामले में हमें दीनी बातें ना सोशल मीडिया पर सुनना बड़ा अच्छा लगता है और हम लाइक और दिल इमोजीज आप भेज रहे हैं, मगर ना उस दिल का आपको मकसद पता है ना लाइक का पता, और अच्छी बात को कभी शेयर नहीं करेंगे आप। अभी मैं बोल दूं ना 2-4 बातें, कोई नेगेटिव हुकूमत के खिलाफ बोल दूं या किसी खातून के खिलाफ बोल दूं, हो खातून का एक आप देखेंगे पूरा का पूरा रेल आ जाएगा अटैक करने पर, वुमेन राइट, ये राइट वो राइट, मगर एक खातून की अच्छाई बताऊंगा ना तो औरत का भी साथ नहीं देती। मैं आपको बता दूं, मतलब हमारे यहाँ पे हर कोई चाहता है क्रिटिसाइज करना, क्रिएट नहीं करना चाह रहा है। अगर आप चाहते हैं आपकी बात को आगे बढ़ाएं तो हम नेगेटिविटी को ज्यादा जो है वो प्रोजेक्शन देते हैं उसको, और जो अच्छी बात है उसको हम शेयर भी नहीं करते हैं और आगे लोगों को मतलब उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं। अगर उसको हम अपना लें तो आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। देखिए जिंदगी हम सब पैसे कमा रहे किसके लिए? खुशी के लिए ना, सुकून के लिए। करोड़ों कमाने के बाद भी आप मुझे बताएं कि पूरे पॉश इलाकों में एक एक घर में घंटी मार के पूछिए आप खुश हैं? कहेंगे नहीं यार परेशान हूँ। करोड़पति, अरबपति, गरीब, अमीर सब परेशान है। क्यों? हवस। 1 करोड़ से क्या होता, मुझे तो 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ से क्या होता है, 100 करोड़ चाहिए। अरे अभी तो मैंने लंदन में फ्लैट नहीं लिया, अभी मैंने स्विट्जरलैंड में नहीं लिया। हर चीज गरीब आदमी जब साइकिल पे था उसको मोटरसाइकिल मिलती है ना तो वो भूल जाता है कि मैं साइकिल पे था। बड़ी अच्छी बात की, यही बात मैं डॉक्टर ज़ैनब की तरफ जाऊंगा कि अगर इंसान शुक्रगुजार हो जाए, नदीम साहब की बात को आगे लेके चलते हैं तो आपकी काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स मैं समझता दूर हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्र जो है ना वो सबसे समझने के
सबसे अहम किरदार अदा करता है। इवन जब भी हर डॉक्टर अगर अपने पेशेंट को ये कहे उसको कि ठीक है आपकी मेडिसिन में लिख रहा हूँ सब कुछ ठीक है, आप खाएं, आप परहेज करें, एहतियात करें, साथ में शुक्र भी अदा करें, तो उसकी आधी बीमारी तो वहीं दूर हो जाएगी। ये सब समझते सबसे बेहतरीन नुस्खा है जो हम दे सकते हैं। मगर पता है क्या होगा इनके पास जब डॉक्टर साहब ने टीका तो लगाया नहीं, आपने ड्रिप तो दिया नहीं, आपने मुझे अस्पताल में, यार ये डॉक्टर ही अच्छा नहीं है, इसको तो समझ ही नहीं आ रही है, मुझे कह रही है ठीक है, नहीं नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। हमें डॉक्टर साहब बोले नहीं नहीं नहीं, ओहो अब तो आपके 4 टेस्ट करने पर, एमआरआई भी करवा लीजिए आप ऐसा करें वो अल्ट्रासाउंड भी करवा लें, आप एक काम करें 2-4 और टेस्ट कर लें, और मैं मेरे ख्याल से आपका केस पढ़ना पड़ेगा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अल्लाह खैर करे, कल आप आइएगा। सही बात की डॉक्टर साहब, ये तो वो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी, देखिए ठीक है एक डॉक्टर है, उसने इन्वेस्टमेंट की है, पढ़ा लिखा, बहुत आगे तक गए, स्पेशलाइज किया, उसकी फीस ठीक है मानते हैं, लेकिन यहाँ कहीं चैरिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक बिजनेसमैन आ रहा है, ठीक है उससे आप अपनी फीस पूरी लें, लेकिन कोई एक गरीब का बच्चा आ रहा है तो उसके पास फीस नहीं है, तो ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए कि आप एक परसेंटेज रखें कि जी ठीक है आपने 100 पेशेंट देखे, 10 पेशेंट ऐसे भी होने चाहिए जो फीस ना दे सकें तो आपके पास इलाज तो करा सकें। बिल्कुल देखें, तो क्योंकि गरीब का भी उतना ही हक है इलाज पे जितना कि अमीर का है। तो सिर्फ इस वजह से कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जितनी जिसकी पहुंच है, जितनी जिसकी रसाई है, आप ज़रूर कोशिश करें कि आप उसको भी उस चीज़ की रसाई को इंश्योर करें। कि ज़ाहिर है महज इस वजह से कि अफोर्डेबिलिटीज़ इशू हैं, बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन इलाज से महरूम रह जाती है, और ये समझने हमारे लिए बहुत हमारी माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत सारी जानें हम इस तरह से बचा सकते हैं अगर हम इस मामले में थोड़ी सी कंसिडरेशन करें, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट मरीज को लेकर आते हैं, इमरजेंसी के अंदर है, लेकिन आप कहते हैं जी पहले पैसे जमा कराएं, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। और ऐसे कई वाक़यात हैं हमारे यहाँ कि पेशेंट की डेथ हो जाती है, वो पैसे अरेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें कोई एक सडन इमरजेंसी होती है तो आपके पास अरेंजमेंट नहीं होता पैसों का, उसके लिए कोई तैयार नहीं होता। आपने किसी से बोरो करने होंगे, किसी से उधार लेने होंगे, किसी से मंगवाने होंगे, लेकिन हॉस्पिटल हमारे जो है वो कहते हैं कि जी नहीं पहले अच्छा पैसे। कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं। कानून में तो ये है कि हर हॉस्पिटल को पहली फुर्सत में इमरजेंसी आपको दवाइयाँ वगैरह सब देनी है कानून में, मगर रियल में कौन करता है? कहते यार वो जिना ले जाओ, जिना वो सिविल ले जाओ, नहीं हमारे पास डॉक्टर नहीं है, अभी डॉक्टर आएंगे। ये जो सोच है ना हमें बदलना पड़ेगा। सोचिएगा कि अगर वहां पे आपका बेटा आ गया हो किसी हॉस्पिटल में और उस डॉक्टर को पता नहीं हो कि ये अमीर का बच्चा एक्सीडेंट होके आया, तो हो सकता है कि आपका बेटा भी, डॉक्टर साहब आपका बेटा भी मौत के मुंह में आ सकता है। अगर सबके बच्चों को अपने बच्चों की नजर से देखेंगे ना, तो फिर आप कभी ये नहीं कहेंगे पहले फीस जमा करो। हॉस्पिटल का मालिक भी कभी ये नहीं कहेगा। हमारे यहाँ सोच पैदा कर, वो दर्द पैदा करना पड़ेगा आप बच्चों, और ये आज 1-2 दिन में नहीं होगा। मॉन्टेसरी से आज आप बच्चों को सिखाए इंसानियत। जापान में 7 साल की उम्र तक सिर्फ तरबियत सिखा रहे होते हैं स्कूलों में, माशरे में किस तरह बड़ों से बात करना है। अक्सर लोग कहते हैं मेरी माँ मर गई और कब्र के ऊपर चादरें फूल की और चीखम चाखी। जब माँ जिंदा थी कभी आपने एक फूल ला के दिया? जब माँ जिंदा थी कभी गले लगे उससे? जब बाप जिंदा था कभी आपने आई लव यू बोला? आई लव यू तो सिर्फ लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए पैदा होगा, बाकी कभी माँ को नहीं बोलना, बहन को नहीं बोलना, भाई को नहीं बोलना। इंतजार करें कि जी फला डे आएगा, ब्रदर डे, सिस्टर डे, फादर डे, मदर डे। क्यों भाई? और फिर मरने के बाद मेरा अब्बा बड़ा मुझे याद आ रहा है। आज जिंदा है ना जिनके अब्बा, उनकी कदर करें, उनके पास जाए, उनके गले मिलो और कह दे आई लव यू। आप अपनी माँ को आज फूल दे के आए, एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बना, बोले मम्मी मेरा दिल हो रहा था आज आपके लिए। माँ की खैरियत तो है बेटा, बीमार तो नहीं है, तू मेरे लिए फूल ला। हमारे माशरे में ऐसे ही होता है, क्योंकि वो मतलब कभी ऐसा करते ही नहीं है ना। कोई काम होगा, लालच होगा तो तब आप जाते हैं। कभी बाप के पैर दबा दो, यकीन करो बाप पता है क्या कहेगा, नहीं बेटा नहीं, क्या कर रहे हो तुम, कोई काम है, कोई चीज चाहिए, पैसे चाहिए। भाई अगर आपने ये माशरे को तब्दील करना है तो प्यार ढूंढ रहे हो ना, सबसे पहले अपने घर में तो प्यार दो। हमारे सियासतदान चले पूरा दुनिया को चेंज करने, उनके अपने घरों में जाके देखे, वो अपने घर के बच्चों को नहीं बदल सके।
उनकी बीवियां खुश नहीं है। मैं तमाम सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, कहीं आप लोग कहेंगे नहीं जी तमाम, कुछ मैं कह रहा हूँ सियासतदान बहुत एक जैसी नहीं होती है, मतलब मगर मैं एक माशरे की अक्कासी कर रहा हूँ कि हम बात करते हैं फलां लीडर आता है, ईमानदारी से काम करो, और उसके अपने कारखाने में बात मजदूरी की बात कर रहे हैं जी, होना चाहिए 70,000 रुपए, उनके अपने कारखानों में 20,000 पे लोग बैठे हुए, ऐसा ही है बिल्कुल। बात करते हैं लोग तालीम होना चाहिए, मैं कई अरबपति लोगों के पाकिस्तान में नाम लेके बता सकता हूं कि उन्होंने तालीम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियों में नहीं किया, मामूली तालीम, और हम बच्चों का जीना अजाब कर देते हैं। आप बच्चों को कहें इल्म हासिल करो, नॉलेज, 4 जमातें पढ़ो, मगर उस 4 जमात में ऐसे पढ़ो कि आपको पता हो कि आप क्या हो। और सबसे बड़ी चीज है तरबियत की, जो हम कह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं, आप अमीर हो जाओ, आप फैक्ट्रियों के मालिक हो जाओ, आप बहुत बड़े साइंसदान हो जाओ, बहुत बड़े एंकर हो जाओ, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप बहुत छोटे इंसान हो। आपके सामने सब कहेंगे, देखे ना जैसी गवर्नर चेंज होता है, आप फेसबुक पे देखें नए वाले गवर्नर के साथ सब फोटो लगाते हैं, माय अंकल, माय बेस्ट गवर्नर, माय ये, और वो जैसे ही रिटायर्ड हो गया फिर नया आया, फिर नए के साथ। हम लोग जो है ना इंसान की कदर नहीं करते हैं, इस कुर्सी की कदर करते हैं, ओहदे की कदर करते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही, और मैं चाहूँगा एक सेकंडों का कोई अगर अपने नाजरीन को आप मैसेज देना चाहें तो मैं। देखिए, कुरान शरीफ को पढ़े, समझे, उस पर अमल करें, उस पर अमल करें, और पूरी कुरान शरीफ को जो आप पढ़ेंगे ना, एक चीज है जिससे अल्लाह बहुत खुश होता है, वो है इंसानियत। दूसरे के लिए भला करो, वो भलाई मुड़ के आपके पास जरूर आएगी। बहुत अच्छी बात आपने की। डॉक्टर ज़ैनब, अगर हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें। मेरी तरफ से पैगाम ये होगा कि कोई भी एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगी कि कोई भी गैर मामूली अलामत को नज़रअंदाज नहीं करें, खुदारा फ़ौरन मेडिकल केयर हासिल करें, मेडिकल अटेंशन की तरफ जाएं, क्योंकि हम एज ए न्यूरोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि बहुत दफ़ा मरीज़ हमारे पास उस स्टेज पे पहुंच रहा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेचीदगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप टाइमली मेडिकल केयर हासिल करेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। नाजरीन, अगर मैं आज के शो को समअप करूं तो उसमें हम यही देखते हैं कि आपने सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो यकीनन फिर आप दूसरे लोगों का भी ख्याल रखेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे। जैसे नदीम साहब ने कहा कि अगर अपनी माँ को आप एक बार मुस्कुरा कर देख लें तो आपको एक हज के बराबर सवाब मिलता है। तो कोशिश करें कि जो इनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं उनकी दुनिया में कदर करें। अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम मरने के बाद कदर करते हैं, और किसी भी शोबे में हो तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो लोग काबिल हैं, काबिल एहतराम हैं, बड़े हैं, उनका एहतराम करें। और मैं यही चाहूँगा कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएँ और शुक्रगुजार रहें। जब आप शुक्रगुजार होंगे तो आप देखिएगा आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम, आपके इश्यूज खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, लास्ट में हम कवाली लेंगे, और जब तक के लिए मैं चाहूँगा कि रही ज़िंदगी तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी सुबह 10 से 12 बजे लाइव शो के अंदर। और जब तक के लिए मैं नाजरीन आपको भी कहूँगा कि आप भी अपना ख्याल रखें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अच्छा करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। चलते हैं कवाली की तरफ, उसके बाद हमारा शो वाइंड अप होगा। एक मौलवी की शान में मनकबत है। जुदा कर रहा है
पिता का पता कर रहा है, अभी तक पिता का पता कर रहा है। तू कैसी इबादत, तू कैसी इबादत अदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है, अली को नबी। अगर तेरे दिल में अली ही नहीं है, अगर तेरे दिल में अली ही नहीं है, अगर तेरे दिल में अली ही नहीं है, तो फिर तू मुझसे क्या कह रहा है, तो फिर तू मुझसे क्या कह रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया।